नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। भारतीय स्टॉक मार्केट्स में बियर्स अर्थात मंदिड़ियों ने जो तांडव मचाया हुआ है, उससे छोटे निवेशक बेहद सहमे हुए हैं। आज के इस भय के वातावरण में आधा अधूरा ज्ञान बांटने वाले अधिकांश एनालिस्ट अब बाजारों में और 10% गिरावट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आंकड़ों के आधार पर निवेशकों की शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। पिछले वर्ष अर्थात अगस्त सितंबर के महीने में जब बाजारों में उत्तेजना का माहौल था, तब हमने निवेशकों को आग्रह किया था और आगाह किया था कि मिड और स्मॉल कैप शेयर्स में निवेश से बचें और कुछ प्रॉफिट बुकिंग अवश्य करें। उसका नतीजा आपने देखा कि किस बुरी तरह से ये दोनों मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स आज धराशायी हो गए हैं। आज के माहौल में हम निवेशकों से निवेदन करते हैं कि औने पौने दाम में इतनी गिरावट के बाद शेयर बेचने के विकल्प से बचें तथा और गिरावट होने पर लंबी अवधि के निवेश के लिए थोड़ी थोड़ी हिम्मत जुटाएं। छोटे निवेशकों के लिए उपयुक्त होगा कि लार्ज और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश की योजना बनाएं। पिछले कुछ समय के घटनाक्रम पर यदि हम नजर डालें तो हम पाएंगे कि दुनिया भर के बाजारों में कोई विशेष गिरावट दर्ज नहीं हुई है। डाउ जोन्स और यूएसए के दूसरे इंडेक्स अपने उच्चतम स्तर के आसपास ही चल रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में पिछले एक महीने से हमने बहुत तेज गिरावट देखी है। और यदि हम सितंबर के पीक से देखें, जब निफ्टी ने 26,277 का अंक छुआ था, तब से अब तक निफ्टी में 13.5% की गिरावट हो चुकी है और हमारे मिड कैप इंडेक्स में 18%, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में 22% की गिरावट दर्ज हो चुकी है। पिछले लगभग एक महीने के इवेंट्स पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे प्रमुख बात रही है डोनाल्ड ट्रंप का यूएसए के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करना। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनकी नीतियां रोज ऊपर नीचे हो रही हैं और हमारे भारतीय बाजार उनको कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हैं। यदि हम देखें तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए एक अच्छे प्रेसिडेंट के रूप में साबित होंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों का जो घटनाक्रम हमने देखा है, विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री जो अभी यूएसए की 2 दिवसीय यात्रा के बाद वापस लौटे हैं, तो उन्होंने जो विचार विमर्श किया, उससे लगता है कि भारत के लिए कोई खास इकोनॉमिक फ्रंट पर कोई गेन नहीं होने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का मसला भारत के सामने रख दिया है और ये पूरे विश्व के लिए उन्होंने कहा है कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। यदि हम देखें तो ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो टैरिफ के मामले में बहुत सख्त है, यानी यूएसए से जो हमारे यहाँ मर्चेंडाइज आता है उस पर भारत 70% तक का टैरिफ लगाता है। ऑन एन एवरेज हम देखें तो भारत का जो ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ लगभग $4 ट्रिलियन का है। एवरेज टैरिफ जो हम यूएसए के गुड्स पर लगाते हैं वो 9.5% है और यूएसए हम पर एवरेज टैरिफ 3.2% लगाता है, तो लगभग 6-6.25% का दोनों में गैप है। और यदि ट्रंप अपने वायदे के अनुसार रेसिप्रोकल टैरिफ पर विचार करते हैं तो विशेषकर भारत के कुछ एक्सपोर्ट्स पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसमें मिनरल्स, स्टील्स एक्सेट्रा जो हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, इसके साथ ही ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज और फार्मास्यूटिकल्स जो भारत से एक्सपोर्ट होते हैं, उन पर भी टैरिफ बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ और जो प्रमुख इकोनॉमिक फ्रंट पर घटनाएं घटी हैं, उनकी हम चर्चा करें। पिछले अंकों में हमने उन पर बात की है। इस बार का केंद्रीय सरकार का बजट, उसमें एक मेजर शिफ्ट देखा गया है। जो हम डेट बेस्ड फाइनेंसिंग पिछले 10 वर्ष से देख रहे थे, उस पर रोक लगाकर अब डिमांड पुश की
व्यवस्था सरकार करने जा रही है, जो लॉन्ग रन में मार्केट्स के लिए, निवेशकों के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि लगभग 1 लाख करोड़ का सरकार ने इनकम टैक्स में जो छूट दी है छोटे और मझोले निवेशकों के लिए, वो आगे चलकर डिमांड को बढ़ाने में सहायक होगी। उसके साथ साथ ही उसके 3-4 दिन के बाद आई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में भी भारत में इंटरेस्ट रेट्स कम करने का सिलसिला आरंभ हो गया है। रेट कट्स के मेजर बेनिफिशियरीज रेट सेंसिटिव सेक्टर्स रहेंगे, जैसे बैंकिंग, ऑटोमोबाइल्स और कंज्यूमर गुड्स इत्यादि। इसके साथ ही रूलिंग पार्टी ने दिल्ली के चुनावों में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है और बहुत से एनालिस्ट का ये अनुमान था कि बाजार इसको एक थम्स अप देगा, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये नई सरकार आ रही है वो एक नेगेटिव देखा जा रहा है मार्केट के द्वारा, क्योंकि डायरेक्ट कैश डिस्ट्रीब्यूशन फिस्कल प्रूडेंस के एंगल से नेगेटिव होता है। और कंपनी के जो रिजल्ट्स Q3 के, अब लगभग मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो वहां पर स्थिति सामान्य से बेहतर ही रही है। हम कह सकते हैं कि अनुमान से बेहतर नतीजे देखने को मिले हैं और Q3 के रिजल्ट्स Q2 से बेहतर रहे हैं। इससे आने वाले कुछ समय में निफ्टी की EPS ग्रोथ बरकरार रहने की उम्मीद है, लेकिन बाजार ने अभी तक इन सभी इवेंट्स को दरकिनार करते हुए नीचे का ही रुख दिखाया है। अब अगर हम निफ्टी के पी के हिस्टोरिक चार्ट पर नजर दौड़ाएं तो एवरेज पीई 21.9 और ये पीई का जो रेंज रहता है अक्सर 20 से लेकर 24 के बीच रहता है। मीडियन पीई जो है वो 21.9 है और आज हम 20.4 की पीई पर खड़े हैं, यानी नीचे जाने की गुंजाइश बहुत लिमिटेड है। अगर हम इस आधार पर, ईपीएस के आधार पर पी 20 भी मान लें तो 1100 भी, अगर हम ईपीएस को ये भी मान लें कि थोड़ा सा उसमें आने वाले समय में गिरावट हो सकती है, तो 11 की ईपीएस पर यदि हम 20 का पीई लें तो लगभग इंडेक्स 22,000 के करीब हम मान सकते हैं। तो यानी नीचे गिरने की गुंजाइश बहुत लिमिटेड है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि हम 22,500 से भी नीचे जाएंगे, यहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए, परंतु यदि हम मान भी लें कि बुरे से बुरे समय में निफ्टी 22,000 तक गिर सकता है, जो 18,000 19,000 की बातें कर रहे हैं वो इस समय बेमानी है। और उसके बाद जो बाउंस बैक आएगा तो हम देखें तो जो एवरेज पी से हम उसको मल्टीप्लाई करें जो 22 के आसपास है, तो 1100 मल्टीप्लाइड बाई 22 कम से कम एक 24,200 का लेवल दिखता है, जहां तक ये बाउंस बैक आना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या अंतर रहता है। तो जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो सेबी द्वारा निर्धारित की गई है। जो टॉप 100 कंपनीज हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार उन्हें लार्ज कैप की संज्ञा दी जाती है। 101 नंबर से 250 तक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज हैं उनको मिड कैप श्रेणी में रखा जाता है और 251 से आगे की सभी कंपनियां स्मॉल कैप मानी जाती हैं। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी, जो हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट शेयर प्राइस। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन में शेयर प्राइस जब ऊपर नीचे होती है तो उसमें बदलाव होता रहता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार अभी 5 सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज, उनमें शुमार हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक। मिड कैप निफ्टी 50 मिड कैप कंपनीज के पी चार्ट पर नजर दौड़ाते हैं तो करंट पी रेशो 38 का है। तो ये
थोड़ा सा एक असमंजस की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि हिस्टोरिकली जो पी मल्टीपल मिड कैप का रहा है वो रहा है लगभग 23.3, लेकिन उससे हम काफ़ी ऊपर चल रहे हैं। लेकिन हम देखें तो अक्टूबर मास में ये पी मल्टीपल मिड कैप निफ्टी 50 का 50 से भी ऊपर था, जो अब गिरकर 38 पर आ गया है। लेकिन इसका कुछ एक अपवाद है, क्योंकि जो मिड कैप 50 कंपनीज में मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार कुछ कंपनियां शामिल हैं, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, उसका पी मल्टीपल 132 है, क्योंकि उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो ग्रोथ बहुत तेजी से आने वाले समय में कर सकती हैं। इसी तरह पीबी फिनटेक का पी रेशो 348 है, तो एवरेज अगर हम 38 मानते हैं तो ये 2-3 कंपनीज के कारण उसमें डिस्टॉर्शन होती है। और ये बड़ी कंपनियां जो अभी भी जिनके पी रेशोज हाई हैं, उसमें गिरने की गुंजाइश बाकायदा बनी हुई है। अब हम स्मॉल कैप कंपनीज का अगर निफ्टी की 50 स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो वहां पर अभी जो पी रेशो चल रहा है वो 23.3 का है, लेकिन इनका जो एवरेज मीडियन पी इंडेक्स है वो 25.6। यहां पर भी वही बात आती है कि कुछ इसमें स्टॉक्स शामिल रहते हैं जो जिनके प्रॉफिट्स आज उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन भविष्य में बहुत तेजी से बढ़ने की गुंजाइश है। जैसे हम एग्जांपल के लिए लें तो लॉरस लैब्स 147 का पी मल्टीपल दिखा रहा है और पीरामल फार्मा 467। तो ये हमने पी मल्टीपल्स की बात की, हालांकि उनमें करेक्शन हुआ है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप्स जो बहुत ओवरहीटेड थे, अभी भी उनमें कुछ सेक्टर्स में थोड़ी बहुत गिरने की गुंजाइश है। लेकिन अधिकांश जो पी मल्टीपल्स इन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के हैं, अब करेक्ट होने के बाद एक फेयर रेंज में आ गए हैं। तो अब भविष्य के गर्त में क्या छिपा है? तो जैसा कि हमने कहा कि अगर हम निफ्टी की ईपीएस अगर एवरेज 1100 मान लें आने वाले समय के लिए, और एवरेज जो लॉन्ग टर्म एवरेज पी की है 20 से 22, तो हम मान सकते हैं कि आने वाले कुछ समय के लिए 22,000 से लेकर 24,400 तक की रेंज निफ्टी में देखी जा सकती है। इसके अनुसार जो इस समय जो हम जिस लेवल पर चल रहे हैं 22,900, यहाँ से गिरने की गुंजाइश कम है और बाउंस बैक में ऊपर जाने की गुंजाइश ज़्यादा दिखती है। तो यदि बाजार में और कुछ 2-3% का डिक्लाइन आता है तो निवेशक सतर्क रहें। इस समय मार्केट परसेप्शन नेगेटिव है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जो सरकार द्वारा आंकड़े जारी किए गए थे और जीडीपी में 8% जो बढ़ोतरी की गुंजाइश जाहिर की गई थी वो पूरी होती दिखी नहीं है, और अब 6.7% जीडीपी ग्रोथ पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। तो उसी के कारण हमारे बाजार ऊपर से नीचे आए हैं, और जब तक ये नेगेटिव परसेप्शन रहेगा कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। फिर भी ये देखते हुए कि अब जो नीचे की गिरने के आसार कम हैं और ऊपर बढ़ने के आसार ज्यादा हैं, 22,500 से 23,000 निफ्टी का लेवल मिड टर्म के लिए एक अच्छे निवेश का मौका देता है। यहां से निवेशकों के लिए मध्यम अवधि में रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत बेहतर है, क्योंकि नीचे गिरने की गुंजाइश शायद 1 या 2% है और बाउंस बैक में ऊपर आने के चांसेस कम से कम 7 से 8% ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। तो इस रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखते हुए निवेशक जैसे जैसे बाजारों में करेक्शन और हो तो अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने का प्रयास करें। और ये जो घबराहट का समय नहीं है, जब बेचने का समय था तो हमने आपको आगाह किया था, अगर नहीं बेच पाए तो अभी इंतजार करें और एक बाउंस बैक में आप जरूर कुछ प्रॉफिट या लॉस बुकिंग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स पर एक विशेष कार्यक्रम लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें
और इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें। अगले अंक के लिए नमस्कार।